फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल इनहांस स्टडी। फ्रेंड्स, ये वीडियो स्पेशली इंग्लिश चौसेरियन पर बनाया गया है और इसमें जितने भी इम्पोर्टेंट्स इस इंग्लिश चौसेरियन हैं और उनके वर्क्स हैं उनको हम सब कुछ कवर करने वाले हैं। तो इसलिए इस वीडियो को लास्ट तक देखिएगा, बिल्कुल भी इसको स्किप मत कीजिएगा, क्योंकि ये जो टॉपिक है आपके नेट के एग्ज़ाम से बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाता है और इसमें हमने जितने भी इम्पोर्टेंट पॉइंट्स हैं उसको भी मैं इसमें कवर करने वाली हूँ। तो अगर आप इस चैनल पर फ्रेंड्स अभी नए हैं तो जल्दी से इस चैनल को लाइक कर लीजिए, सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, जिससे हर वीडियो की नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले पहुंचे। तो जैसा कि मैंने प्रीवियस वीडियो में डिस्कस किया था स्कॉटिश चौसेरियन के बारे में, तो जैसा हम जानते हैं कि जब मिडिल इंग्लिश पीरियड में ये दोनों ही जो इंग्लिश चौसेरियन थे, स्कॉटिश चौसेरियन का एक्साइटेंस हुआ था। और मिडिल इंग्लिश पीरियड में जो सबसे मेन इम्पॉर्टेंट डायलेक्ट मानी जाती थी वो 4 डायलेक्ट थी, जिसमें जो सबसे पहली थी ईस्ट मिडलैंड डायलेक्ट, दूसरी थी नॉर्थन मिडलैंड डायलेक्ट, थर्ड थी सदर्न मिडलैंड डायलेक्ट और जो लास्ट थी वेस्ट मिडलैंड डायलेक्ट। तो चौसर के जितने भी मोस्टली वर्क है वो सारे ईस्ट मिडलैंड डायलेक्ट में ही लिखे गए थे। अब हम बात कर लेते हैं कि कैसे स्कॉटिश चौसेरियन का एक्साइटेंस हुआ था और इसके बाद हम कवर करेंगे इंग्लिश चौसेरियन को। तो थोड़ा सा मैं ब्रीफ में सिर्फ इसको बताऊंगी, क्योंकि ऑलरेडी मैंने स्कॉटिश चौसेरियन में डिस्कस कर दिया था कि किस प्रकार से स्कॉटिश चौसेरियन का ओरिजिनेशन होता है। तो जैसा कि हम जानते हैं कि जब ये 4 डायलेक्ट जो मिडिल इंग्लिश पीरियड में चल रही थी, तो उसमें जो सदर्न मिडलैंड डायलेक्ट थी उसका जो साउथ पार्ट था वहाँ पर स्कॉटिश चौसेरियन का ओरिजिनेटेड हुआ और उन्होंने चौसर के वर्क से बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस हुए और उन्होंने अपने वर्क्स में चौसर के वर्क्स को ही अडॉप्ट किया था। तो उनसे इन्फ्लुएंस होकर उन्होंने अपना एक नया वर्क्स बनाया और उसको एक नया नाम दिया। तो इस प्रकार से उनके जो वर्क्स हैं, स्कॉटिश चौसेरियन के जो वर्क्स हैं वो चौसर के वर्क से ही इमिटेटेड माने जाते हैं। अब हम बात करते हैं इंग्लिश चौसेरियन के बारे में। तो इंग्लिश चौसेरियन जैसा कि जो ईस्ट मिडलैंड डायलेक्ट थी उसके जो ईस्ट साइड में जो पार्ट था, तो वहाँ पर इंग्लिश चौसेरियन का धीरे धीरे एक्साइटेंस हो रहा था, यानी वहाँ पर इंग्लिश भी अब अच्छे से बोली जाने लगी थी। और जैसा कि हम जानते हैं कि जो ईस्ट मिडलैंड डायलेक्ट में जो आज हम इंग्लिश बोलते हैं, नॉर्मली जो इंग्लिश हम बोलते हैं वो ईस्ट मिडलैंड डायलेक्ट से ही अडॉप्ट की गई है। और आज जो इंग्लिश की जो आज देन है, जो हम आज एक आम बोलचाल भाषा में जो हम यूज़ कर रहे हैं वो ईस्ट मिडलैंड डायलेक्ट से ही ली गई है। तो इस प्रकार से इंग्लिश चौसेरियन का एक्साइटेंस हुआ, यानी उन्होंने भी चौसर के वर्क से इंस्पायर्ड हुए और अपना एक नया ग्रुप बनाया जिसे हम इंग्लिश चौसेरियन के नाम से जानते हैं। तो आइए अब हम डिस्कस करते हैं कि इस ग्रुप से कौन से इम्पोर्टेंट राइटर थे जो एसोसिएटेड थे और उनके वर्क्स को भी हम डिस्कस करते हैं। तो फ्रेंड्स, ये लिस्ट है इंग्लिश चौसेरियन की, वन बाय वन इनको हम अच्छे से समझ लेते हैं कि कौन कौन से इंग्लिश चौसेरियन थे। तो हम अगर सबसे पहले बात करें, यहाँ पर मैं पेन का यूज़ कर लेती हूँ जिससे कि मैं इसमें ट्रिक भी अच्छे से बता सकूँ। तो यहाँ पर मैं सबसे पहले जो राइटर थे वो है जॉन लैंगेट, और नेक्स्ट है थॉमस ऑक्लेव, नेक्स्ट है स्टीफन हॉज, नेक्स्ट है अलेक्जेंडर बर्कले और लास्ट में जो इम्पोर्टेंट राइटर है जॉन स्किल्टन। तो ये आपके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट राइटर माने गए हैं इंग्लिश चौसेरियन में। तो यहाँ पर मैंने एक ट्रिक के माध्यम से मैं बताऊंगी। तो जैसे सपोज आपको कन्फ्यूजन हो जाता है स्कॉटिश चौसेरियन में और इंग्लिश चौसेरियन को लर्न करने में, तो अगर आप ये ट्रिक याद कर लेते हैं तो आप इजीली तरीके से इन राइटर को लर्न कर पाएंगे। तो यहाँ पर जो ट्रिक है उसका नाम है हॉली बस। तो यहाँ पर एच को हमने डिनोट कर दिया है स्टीफन हाउस से, यानी एच डिनोट कर रहा है हाउस से, ओ ऑक्लेव, LY लाइगेट। तो यहाँ पर हॉली में 3 राइटर कवर हो गए, यानी हाउस, ऑक्लेव, लाइगेट। नेक्स्ट जो रिमेनिंग 2 राइटर हैं बर्कले और स्किल्टन, यानी BE से हमने यहाँ पर बर्कले को ले लिया और S से स्किल्टन। तो अगर सपोज आपको इंग्लिश चौसेरियन राइटर को लर्न करने में प्रॉब्लम हो रही है तो आप इस ट्रिक के माध्यम से भी इंग्लिश चौसेरियन को अच्छे से लर्न कर सकते हैं। तो ये था इम्पोर्टेंट पॉइंट जो हमने यहाँ पर डिस्कस किया है। आई होप आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा। तो अब हम वन बाय वन इंग्लिश चौसेरियन में जो भी इम्पोर्टेंट राइटर हैं, जो भी राइटर हैं उनको हम डिस्कस करेंगे और उनके इम्पोर्टेंट वर्क को भी हम डिस्कस करने वाले हैं। तो लेट अस प्रोसीड द नेक्स्ट स्लाइड। तो सबसे पहले हम डिस्कस करने वाले हैं थॉमस ऑक्लेव के बारे में।
तो इनका जो टाइम पीरियड था 1368 से 1450 के अराउंड माना जाता है। ये एक सटायरिस्ट थे और जो इनका मेन वर्क है ला मेल रीगल, जो कि एक ऑटोबायोग्राफिकल वर्क माना जाता है, यानी अपनी लाइफ से रिलेटेड जो आइडियाज़ थे, जो थॉट्स थे, इंफॉर्मेशन थे, इन्होंने इस वर्क में डिस्कस किया है। और इस वर्क में ही इन्होंने पॉवर्टी के बारे में भी डिस्कस किया हुआ है, यानी सटराइज किया हुआ है कि मिडिल पीरियड में किस प्रकार से पॉवर्टी को लोग एक बहुत ही नीची दृष्टि से देखते थे, यानी कितना ज़्यादा उससे घृणा करते थे। तो यहाँ पर उन्होंने पॉवर्टी को ही सटराइज किया हुआ है। नेक्स्ट जो वर्क है अ डायलॉग विद अ फ्रेंड, इसका सिर्फ आपको टाइटल इंपॉर्टेंट है, आपको टाइटल सिर्फ आपको लर्न करना है। नेक्स्ट है रेजिमेंट ऑफ प्रिंसेस, ये भी आपके लिए इंपॉर्टेंट बन जाता है। नेक्स्ट है द लैमेंट ऑफ द चौसर, इसका भी टाइटल आपको सिर्फ लर्न करना है। नेक्स्ट है कंप्लेंट ऑफ आवर लेडी, ओनली टाइटल इज इंपॉर्टेंट। अ लेटर टू क्यूपिड टू लवर, ये भी आपके लिए इंपॉर्टेंट है, इसको भी अच्छे से लर्न करना है। नेक्स्ट है द गवर्नमेंट ऑफ द चौसर, ये जो कि इनका लास्ट वर्क माना जाता है। तो यहाँ पर अगर हम एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो जो सबसे इम्पोर्टेंट आपके लिए जो वर्क है वो है ला मेल रीगल, इसको तो आप बिल्कुल भी मिस नहीं कर सकते हैं। नेक्स्ट है द लैमेंट ऑफ चौसर एंड कंप्लेंट टू आवर लेडी, ये 3 वर्क बहुत ही इम्पोर्टेंट है नेट के एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो आइए हम बढ़ते हैं नेक्स्ट स्लाइड की ओर। स्टीफन हाउस, इनका जो टाइम पीरियड था 1474 से 1530 के अराउंड माना जाता है। इनका जो सबसे इंपॉर्टेंट वर्क है द एग्जाम्पल ऑफ द वर्च्यू, जो एग्जाम्पल ऑफ द वर्च्यू है इन्फ्लुएंस द एलेगरी ऑफ स्पेंसर, यानी जो स्पेंसर राइटर थे, यानी एलिजाबेथन एज के जो राइटर थे स्पेंसर, वो इनके वर्क से बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस हुए थे। और जो ये वर्क है वो एलेगरी फॉर्म में लिखा गया था और इसी से इन्फ्लुएंस होकर स्पेंसर ने अपना वर्क लिखा द फेयरी क्वीन, जो कि वो भी एक एलेगरी फॉर्म में ही लिखा गया है। नेक्स्ट इनका जो वर्क है द पास टाइम ऑफ प्लेजर, ये भी एक एलेगोरिकल वर्क है। पास टाइम ऑफ प्लेजर, यहाँ पर अगर हम पास टाइम की स्पेलिंग देखें तो आज के समय में हम इस टाइप ऐसे स्पेलिंग नहीं लिखते हैं, क्योंकि ये मिडिल इंग्लिश पीरियड की बात हो रही है। तो उस समय जैसा हम प्रोनाउंस करते थे सेम वैसे ही हम इसको लिखते थे, यानी टाइम हम जैसे बोलते थे वैसे ही टाइम लिखते थे। टाइम की अगर आपके समय में हम बात करें तो टाइम की स्पेलिंग TIME होती है, लेकिन मिडिल पीरियड जैसे कि जो चौसर के टाइम में इंग्लिश इतनी ज़्यादा रिफाइंड नहीं हुई थी, तो उस समय जैसा नए इंग्लिश हम बोलते थे वैसा ही हम लिख देते थे। तो ये उस समय की ये कुछ पॉइंट थे। तो आइए हम बढ़ते हैं नेक्स्ट स्लाइड की ओर। जॉन लाइगेट, इनका तो टाइम पीरियड है 1370 से 1451 और अराउंड इन्होंने 1,40,000 लाइन लिखी है। और उसमें जो इनका इंपॉर्टेंट वर्क है द सीज ऑफ थेफ्ट एंड ट्रॉय बुक, ये एक लॉन्गेस्ट पोएम मानी जाती है और इस वर्क में ट्रोजन वॉर का ही डिस्क्रिप्शन किया गया है। अब ट्रोजन वॉर क्या था इसके बारे में, इसके लिए मैंने एक सेपरेट वीडियो बनाया हुआ है, आप मेरे चैनल पे विजिट करके वहाँ से ट्रोजन वॉर की स्टोरी को आप देख सकते हैं कि ट्रोजन की वॉर की स्टोरी क्या थी। बेसिकली अगर तो यहाँ पर मैं थोड़ा सा आपको बताना चाहूँगी कि जो ट्रोजन वॉर था, यानी ट्रॉय और ग्रीक के बीच में एक लड़ा गया युद्ध था, जिसमें कि जो ग्रीक के सोल्जर के द्वारा ट्रॉय को पूरी तरीके से विध्वंस कर दिया जाता है। जो रीज़न था ट्रॉय को विध्वंस करने का, जो मेन फाइट थी वो ये थी कि जो ग्रीक की रानी थी हेलेन और ट्रॉय का जो राजकुमार था पेरिस, उसने ग्रीक की जो रानी थी हेलेन उसको भगा कर ले आया था, ट्रॉय ले आया था, जिसकी वजह से ये फाइट हुई थी, जिसकी वजह से ये युद्ध हुआ था। और इसीलिए ग्रीक के जो सोल्जर्स थे उन्होंने ट्रॉय को पूरी तरीके से विध्वंस कर दिया था। तो नेक्स्ट इनका जो वर्क है द फॉल ऑफ प्रिंसेस, ये एक रेगुलर ट्रेजेडी कलेक्शन माना जाता है। लंदन लैक पेनी, इसमें उन्होंने उस समय लंदन में जो सिचुएशन थी उसके बारे में यहाँ पर डिस्कस किया है। द टेम्पल ऑफ द ग्लास, ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट वर्क है लाइगेट का और इसको भी आपको अच्छे से लर्न कर लेना है। और इसका जो मेन पॉइंट बनता है इंस्पायर्ड बाय द चौसर हाउस ऑफ फेम, ये चौसर के हाउस ऑफ फेम से जॉन लाइगेट इंस्पायर्ड हुए थे और उन्होंने अपना वर्क लिखा था टेम्पल ऑफ द ग्लास।
तो यहाँ पर दो जो इम्पोर्टेंट वर्क हैं, जो सबसे इम्पोर्टेंट माने गए हैं, द सीज ऑफ थेब्स एंड ट्रॉय बुक एंड द टेम्पल ऑफ द ग्लास, ये आपको अच्छे से लर्न कर लेना है। चलिए अब हम बढ़ते हैं नेक्स्ट स्लाइड की ओर। अलेक्जेंडर बर्कले, इनका जो टाइम पीरियड है 1475 से 1552, और इनका जो एक सबसे इम्पोर्टेंट वर्क है द शिप ऑफ फूल्स 1509 से। बर्कले एक ऐसे राइटर माने जाते हैं जिन्होंने इक्लोग टर्म को फर्स्ट टाइम इंट्रोड्यूस किया था। अब ये इक्लोग क्या होता है? बेसिकली जो इक्लोग एक क्लासिकल स्टाइल में लिखी गई एक पोएम होती है, और जो इसका सब्जेक्ट होता है वो पैस्ट्रल थीम पर लिखा जाता है। अब पैस्ट्रल थीम यानी ऐसी पोएम जिसमें हम सीफर्ड का डिस्कस करते हैं, नेचर से रिलेटेड होता है, तो ऐसी जो थीम होती है वो पैस्ट्रल से रिलेटेड होती है। यहाँ पर मैं एक बात और डिस्कस करना चाहूँगी कि इक्लॉग, बुकोलिक एंड पैस्ट्रल, कुछ राइटर्स थे यानी क्रिटिक ऐसा मानते हैं कि ये तीनों टर्म सिमिलर हैं, एक ही है, लेकिन कहीं कहीं इनमें कुछ डिसिमिलैरिटी भी दिखाई गई है कुछ राइटरों के द्वारा। तो इसलिए जो इक्लॉग, बुकोलिक एंड पैस्ट्रोलर, ये जो टर्म है ये कहीं ना कहीं तरीके से काफ़ी सिमिलर ही माने गए हैं। तो इस टर्म को यानी इक्लोग टर्म को जो फर्स्ट टाइम इंट्रोड्यूस किया था वो अलेक्जेंडर बर्कले थे। ये आपको बिल्कुल भी मिस नहीं करना है, क्योंकि ये एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाता है कि ऐसे कौन से राइटर थे जिन्होंने इक्लोग टर्म को फर्स्ट टाइम इंट्रोड्यूस किया था। अगर हम और इसमें आगे की इस वर्क में और बात करें तो इसमें जो वीमेन और मेन फ्रॉम मेडिकल प्रोफेशन, यानी उस समय जो वीमेन और मेन के जो मेडिकल प्रोफेशन से रिलेटेड इसमें सटायर किया गया है, और क्लर्जियों पर भी, यानी क्लर्जी की जो कंडीशन थी, यानी क्लर्जियों के द्वारा जो भी वाइसेस हो रही थी उनको भी यहाँ पर सटायर किया गया है। क्योंकि मिडिल इंग्लिश पीरियड में जो चर्च होता था वो सुप्रीम माना जाता था, यानी जो भी वहाँ का जो पोप होता था वो जो भी ऑर्डर देता था पब्लिक उसको स्ट्रिक्टली फॉलो करती थी। तो कुछ ऐसी वहाँ पर वाइसेस भी थी जिसकी वजह से जो पब्लिक थी वो उसके अगेंस्ट हो गई थी, और इन्हीं को ध्यान में रखते हुए अलेक्जेंडर बर्कले ने ये वर्क लिखा, और उसमें उन्होंने क्लर्जी के वाइसेस के बारे में भी यहाँ पर डिस्कस किया है। तो आइए हम बढ़ते हैं नेक्स्ट स्लाइड की ओर। जॉन स्केल्टन, इट इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट राइटर ऑफ इंग्लिश चौसेरियन। ये सबसे इम्पोर्टेंट राइटर माने जाते हैं इंग्लिश चौसेरियन के। तो इनका नाम तो आपको बहुत अच्छे से लर्न कर लेना है। इनका जो टाइम पीरियड था 1460 से 1529। ही वॉज द लर्नड ह्यूमैनिस्ट एंड सटायरिस्ट, ये ह्यूमैनिस्ट एंड सटायरिस्ट थे। इनका जो वर्क है द बोर्ज ऑफ द कोर्ट, इट इज़ डायरेक्टेड अगेंस्ट द वाइसेज एंड डेंजर्स ऑफ द कोर्ट लाइफ, यानी कोर्ट लाइफ में जो वाइसेस हो रही थी, जो बुराइयां हो रही थी, उस पर इन्होंने सटायर किया है। स्केल्टन फॉलिंग इनटू ए ड्रीम एट हार्विच सीज अ शिप इन द हार्बर कॉल्ड द बोर्ज ऑफ द कोर्ट, यानी एक दिन क्या होता है कि जो स्केल्टन होते हैं वो हार्विच नामक स्थान पर वहाँ पर वो सो जाते हैं, वहाँ पर ड्रीम देखते हैं। ड्रीम में वो क्या देखते हैं कि एक शिप को देखते हैं जो कि बंदरगाह में रहता है, जिसका नाम होता है द बोर्ज ऑफ द कोर्ट, और उसी के नाम पे इन्होंने टाइटल रख दिया था द बोर्ज ऑफ द कोर्ट। और ये राइम रॉयल स्टैंजा में लिखा गया है। अब राइम रॉयल क्या होता है इसको मैंने कई बार डिस्कस किया हुआ है। तो राइम रॉयल जो फर्स्ट टाइम इंट्रोड्यूस किया गया था जियोफ्री चौसर के द्वारा, ये 7 लाइन की स्टैंजा होती है, और इसकी जो राइम स्कीम होती है AB BC C। तो यहाँ पर मैंने कुछ एक्स्ट्रा पॉइंट को यहाँ पर हमने डिस्कस कर दिया। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट स्लाइड की ओर, नेक्स्ट पॉइंट की ओर। द बुक ऑफ फिलिप स्पैरो, इट वॉज रिटेन इन 1400 लाइन्स, ये 400 लाइन में लिखी गई है। नेक्स्ट है द कॉलिंग क्लाउड रिप्रेजेंट द एवरेज ऑफ द कंट्री मैन, इट इज़ द इम्पोर्टेंट, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाता है कि कॉलिंग क्लाउड किसके द्वारा लिखा गया है। तो आपको ये टाइटल को अच्छे से लर्न कर लेना है, जॉन स्केल्टन के द्वारा ये लिखा गया है। अब नेक्स्ट स्लाइड में हम इनके और इम्पोर्टेंट वर्क को डिस्कस करेंगे, क्योंकि इंग्लिश चौसेरियन में जॉन स्केल्टन बहुत ही इंपॉर्टेंट राइटर माने गए हैं। अ बैलेड ऑफ स्कॉटिश किंग, ओनली टाइटल इज इम्पोर्टेंट। वाई कम यू नॉट टू कोर्ट, इट इज एड्रेस टू वोल्सले, जो ये वर्क है वोल्सले को एड्रेस किया गया है। द ट्यूनिंग ऑफ एलिनोर रोमी, ओनली टाइटल इज इम्पोर्टेंट। और जो लास्ट इनका वर्क है द डर्ज ऑन एडवर्ड फोर्थ पर, उनकी डर्ज पर लिखा गया है, ये उनका एक सीरियस प्ले माना जाता है। तो यहाँ पर हमने जॉन स्केल्टन के जितने भी इम्पोर्टेंट वर्क थे
उसको यहाँ पर हमने अच्छे से क्लियर किया, आपको समझाया। आई होप आपको अच्छे से समझ में आ भी गया होगा। फाइन, तो आइए, तो इसके बाद आपको कोई भी डाउट्स नहीं होंगे इंग्लिश चौसेरियन से रिलेटेड। फिर भी अगर आपको कोई डाउट्स हैं तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। स्कॉटिश चौसेरियन और इंग्लिश चौसेरियन ये दोनों ही टॉपिक आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इम्पोर्टेंट थे, तो हमने इन दोनों को बहुत ही अच्छे से क्लियर कर दिया है। कहीं और से आपको एक्स्ट्रा पढ़ने की ज़रूरत नहीं है ये टॉपिक से, इस टॉपिक से रिलेटेड, क्योंकि ये जो वीडियो है ये सफिशेंट है स्कॉटिश चौसेरियन के लिए और इंग्लिश चौसेरियन के लिए। तो फ्रेंड्स, आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू सो मच।